तलवार से हल तक, सिंहासन से खेत तक। सोचिए जरा, आज हम बात करेंगे वैनगंगा के पवारों की, उनकी एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी के बारे में जो सिर्फ इतिहास नहीं है। ये कहानी है रेजिलियंस की, अडैप्टेशन की, और ये कहानी है कि कैसे एक समुदाय अपनी पहचान को फिर से गढ़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे एक इतना बड़ा योद्धा समुदाय अपना राजपाट खोने के बाद एक बिल्कुल नई अनजान जमीन पर न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि फलता फूलता भी है। देखिए, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की कहानी नहीं है, ये तो एक तरह से पुनर्जन्म की कहानी है। तो चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों में इसे देखेंगे। सबसे पहले मालवा में उनकी शानदार शुरुआत, फिर वैनगंगा की ओर उनका सफर, नई जमीन पर वो कैसे बसे, कैसे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, फिर आया सामाजिक जागरण का दौर, और आखिर में हम देखेंगे उनकी विरासत और भविष्य के बारे में। तो ठीक है, शुरू करते हैं। कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में। देखिए, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि पवार कोई आम समुदाय नहीं थे। जरा सोचिए, 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच वो मालवा के ताकतवर शासक हुआ करते थे। उज्जैन और धार जैसे शहर, ये सब उनकी शक्ति के केंद्र थे। यही उनकी शाही विरासत की नींव थी, एक ऐसा अतीत जिस पर उनकी पूरी पहचान टिकी हुई थी। और हाँ, पवार अकेले भी नहीं थे, वो 36 कुल का हिस्सा थे। अब ये 36 कुल क्या है? ये 36 योद्धा कुलों का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संघ था। मतलब ये सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस नहीं था, ये एक साझा पहचान थी, एक बिरादरी थी जो उन्हें आपस में जोड़ती थी। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। जब मालवा में उनकी सत्ता चली गई तो किस्मत उन्हें एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाने वाली थी। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई मजबूरी में किया गया पलायन नहीं था। हुआ ये कि 18वीं शताब्दी में विदर्भ के शासकों को मुगलों के खिलाफ मदद की जरूरत पड़ी, और उन्होंने किसे बुलाया? उन्होंने पवारों को बुलाया, उनकी जबरदस्त सैन्य कुशलता के लिए। तो ये एक तरह से सम्मान का बुलावा था, एक ऐसा मोड़ जिसने शायद अनजाने में ही उनके भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो उनका सफर शुरू हुआ मालवा, अपने पुश्तैनी घर से, फिर वो नगरधन पहुंचे, और आखिर में वैनगंगा घाटी, जो उनकी नई मातृभूमि बनने वाली थी। और हाँ, ये सब रातों रात नहीं हुआ, ये पीढ़ियों तक चलने वाला एक धीरे धीरे हुआ स्थानांतरण था। और इसका जिक्र हमें ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी मिलता है। 1872 के जनगणना रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उनका इस इलाके में आना इस जनगणना से करीब 100 साल पहले हुआ था। मतलब 1770 के दशक तक वे वैनगंगा घाटी में काफी अच्छी तरह से बस चुके थे। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नई जमीन पर उन्होंने अपनी जड़ें कैसे जमाईं। 1872 तक आते आते वो सिर्फ नए बसे हुए लोग नहीं रह गए थे, वो एक बड़ी ताकत बन चुके थे। जरा आंकड़े देखिए, सिर्फ 3 जिलों में, भंडारा, सिवनी और बालाघाट में, उनकी आबादी लगभग 90,000 पहुंच गई थी। ये कुछ गिने चुने परिवार नहीं थे, ये एक पूरा का पूरा बड़ा समुदाय था। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे असाधारण मोड़ आता है। इन लोगों ने अपनी तलवारें छोड़ दी और हल उठा लिए। जो योद्धा थे वो माहिर किसान बन गए, और वो भी इतने कामयाब कि जल्द ही उन्हें गांव के प्रशासन में भी बड़ी बड़ी भूमिकाएं मिलने लगी। उनकी रेप्यूटेशन इतनी अच्छी हो गई कि ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान भी उन पे गया। सोचिए, 1870 के आसपास एक डिप्टी कमिश्नर कर्नल ब्लूमफील्ड ने उन्हें सबसे भरोसेमंद और सफल जाति कहा। ये उनकी मेहनत और उनके चरित्र का कितना बड़ा सबूत है। तो अब बात करते हैं कि कैसे इस नई जमीन पर उन्होंने अपनी एक अलग, एक बिल्कुल अनोखी सांस्कृतिक पहचान बनाई। कहते हैं भाषा किसी भी पहचान की नींव होती है, और पवारों के लिए वो नींव है पोवारी। ये एक बहुत ही यूनिक बोली है जो सिर्फ और सिर्फ इसी समुदाय के लोग बोलते हैं। ये एक जिंदा धागे की तरह है जो उन्हें उनके अतीत से और एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो उनके कुलों या कुर्र पर आधारित है। ये एक तरह से उनकी 36 कुल वाली विरासत का ही हिस्सा है। बिसेन, बघेले, राणा, ये सब नाम आज भी शादी ब्याह और सामाजिक रिश्तों में बहुत मायने रखते हैं, और ये दिखाता है कि समुदाय के अंदर भी कितनी विविधता है। अब 20वीं सदी की शुरुआत होती है
और इस वक्त समुदाय ने खुद को ऑर्गेनाइज करने और सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये कमाल की तरक्की दिखाती है। सोचिए, कुछ ही दशकों के अंदर उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए सभाएं बना ली, अपने आस्था के लिए मंदिर बनवाए और सबसे जरूरी, उन्होंने शिक्षा समितियों और युवा संघों के जरिए अपने भविष्य में इन्वेस्ट किया। एक ऐसा समुदाय था जो आगे की सोच रहा था। और अब आखिर में इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को आज से जोड़ते हैं और देखते हैं कि यह विरासत आज कैसे जिंदा है। वो जो शुरुआती संगठन थे, वो कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि वो और बढ़े हुए, विकसित हुए। आज का जो अखिल भारतीय क्षत्रिय पुआर महासंघ है, वो उन्हीं शुरुआती सुधार सभाओं की सीधी विरासत है। और इसका मिशन आज भी वही है, समुदाय को एकजुट रखना और आगे बढ़ाना। तो अंत में पूरी कहानी का सार इसी एक बात पर आके रुकता है कि पोवारी बोली और पोवारी संस्कृति ही छत्तीस कुल के पवारों की असली पहचान है। देखिए, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये भविष्य के लिए एक जिम्मेदारी भी है। ये कहानी है एक योद्धा समुदाय की जो किसान बना, लेकिन जिसने अपनी पहचान, अपनी आत्मा को कभी नहीं खोया।